वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 जो शुरू किए थे उसका पार्ट 2। हमने तारीखों के बारे में पढ़ा था, हमने लिप्टन चाय के बारे में पढ़ा था और हम साथ ही साथ पढ़ चुके थे कि किस तरह से, ठीक है, भारत का नक्शा बनाने के लिए दिया गया था सबसे पहले रेनन को। किसको? जेम्स रेनन को। किसने दिया था? तो दिए थे आपके वायसराय थे वहाँ के उस समय रॉबर्ट क्लाइव, है ना। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, इसके आगे देखेंगे कि कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है, आखिर किस तरह से हम किसी तारीखों को इम्पोर्टेंट मानते हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। जितने भी गवर्नर जनरल आए उन सब का काल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं। मतलब बोला जाए कि जो तारीखों का सिलसिला चालू हुआ वो किसके काल से चालू हुआ? वारेन हेस्टिंग के काल से चालू हुआ था। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही यह खत्म हो जाता है। यहाँ दो सवाल बनता है कि भारत में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल आए वो कौन थे? तो वो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अंतिम सवाल इसका दूसरा बनता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। जानेंगे आगे। तो तारीखों का सिलसिला वारेन हेस्टिंग से शुरू हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन में जाके खत्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, बेलेजली, बेटिंग्स और डलहौजी, ठीक है, और भी हैं, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे गवर्नर जनरल हुए जो भारत आए थे। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय को कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। मतलब एक जाते थे तो दूसरे गवर्नर आते थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता है कि उन्होंने क्या किया, अधिकारी कब आए, उनकी गतिविधियां क्या क्या थी, कौन सी नीतियां बनाई, क्या उपलब्धियां हासिल की, उन्हीं पे हम लोग पढ़ते हैं। यह ऐसा था कि मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज है ही नहीं। इससे बाहर हम लोग किसी चीज को जान ही नहीं पाते हैं। जिसे जानना महत्वपूर्ण हो, इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्याय के विषय में बन जाता है। शुरू से अंत तक हम इतिहास में इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ते हैं। आगे है, क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियां पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? क्या इनसे बाहर कोई दुनिया नहीं है? तो जानेंगे कि जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। जैसे कि हम यह चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमने एक पार्ट, दो पार्ट करके तो थोड़ा थोड़ा भाग में बांट दिया ताकि आसानी से कंप्लीट किया जा सके और समझाया जा सके। उसी तरह इतिहास के अध्याय को भी इसी तरह बनाया गया है। हम ऐसे आगे देखते हैं, हम ऐसे क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में
कुछ सामंजस्य रहे, कुछ ठीक है सस्पेंस बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, समझ रहे हैं कि नहीं, और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होता है। ठीक है, आगे है कि जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों को कोई मायने नहीं रखता, मतलब भारतीय इतिहास को कोई मैटर नहीं करता था, इनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी जो हमारे अतीत को बताएंगी। आगे है, अब अवधियों कैसे तय करते हैं कि कौन सा अवधि कैसे आया। ठीक है, उसके ऊपर एक चित्र है, इसको ध्यान से देख लेंगे। यह चित्र नंबर 3 है पुस्तक का। ये तस्वीर वायन हेस्टिंग्स 1773 के पहले गवर्नर जनरल बने थे। यह वायन हेस्टिंग का तस्वीर है। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियां और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था, मतलब जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के हमें बताया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंड में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा था। किसने लिखा था? तो एक राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे स्कॉटलैंड के, जिसका नाम जेम्स मिल ने 3 शिलाखंड में 3 पार्ट में लिखा था। ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड का था, 1817 का बात है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। हिंदू बांटा, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया था, क्योंकि हिंदू तो यहाँ के थे ही, मुस्लिम शासक भी हुए और ब्रिटिश ने भी यहाँ शासन किया था। कालखंड के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तारीखों में कोई समस्या दिखाई देती है? देखेंगे, बोल रहा है क्या इन तीनों में कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इतिहास की एक वजह है कि हम एक दौर में खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिससे सहारे हम समय को बांटते हैं। शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था, वही जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो भारत आज भी तो इसी तरह है। हमें विदेशी या बाहरी लोग आते हैं और हम पे शासन कर जाते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आगे देखेंगे, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत का को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। सोचिए कितना स्टेटमेंट, ये कितना दम वाला है। मिल ने यहाँ तक तर्क दे दिया कि
अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, क्योंकि इसके पहले तानाशाहों का शासन था, है ना। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। कुछ हद तक ये बात सत्य है, जैसे भारत में रेलवे आधुनिकता का विस्तार अंग्रेज आने के बाद भारत में अच्छा हुआ, लेकिन गुलामी भी कोई ठीक बात नहीं है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेज शासक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासक से पहले सारा अंधकार का दौर था, मतलब बोल रहा है कि अंग्रेजी शासक से पहले भारत अंधकार का दौर में था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? ठीक है, बोला क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखते हैं आगे। बोला जाता है क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कोई कई तरह के धर्म या साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग शासक आए, अलग अलग धर्म से, मुसलमान आए, सिख आए, हिंदू आए, है ना। आगे बोल रहा है क्या, और सबका तो अपना धर्म है। बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण के अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जो हम आज भी पढ़ते हैं, काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिमी से आई है। पश्चिमी में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकत का विकास का युग मानता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्याय के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। ये बहुत सारे इतिहासकार इस युग को उपनिवेशिक युग कहते हैं, क्योंकि सारे विदेशी यहाँ आए और उपनिवेश का कारण बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम इसका पार्ट 3 में देखेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि कंटेंट को और बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू।